200 मिसाइल लेबनान से आए हैं पिछले 24 घंटों में, और लेबनान से मुकम्मल तौर पे इस वक्त जो है वो शुमाली जो इलाका है इसराइल का वो हदफ है। अच्छा, इन्होंने जो ख़िताब किया है, इन्होंने कहा कि हम अभी भी जो है वो जंगबंदी का मामला और उसके ऊपर हम कायम हैं, और हमें जो है वो उम्मीद है कि दुनिया जो है वो जंगबंदी की तरफ जाएगी। लेकिन इनकी जो तकरीर है, उस तकरीर के दौरान इन्होंने हिजबुल्लाह की तरफ से प्री कंडीशन नहीं रखी एक, यानी इन्होंने जंगबंदी की बात तो की इसराइल और लेबनान के साथ, लेकिन इन्होंने वो ये नहीं कहा कि इस दौरान गज़ा के अंदर जो है वो भी जंगबंदी की जाए, तो गज़ा का नाम इन्होंने अपनी स्पीच में नहीं लिया। ठीक है, यानी इन्होंने बात की कि लेबनान के साथ एक मामलात और सारे जो। अच्छा, इसी दौरान जो है, अभी मैं इस पे आता हूँ कि इन्होंने इसका नाम, इनका नाम क्यों नहीं लिया गज़ा का नाम। ये तो यूँ कि गज़ा की वजह से ही तो हिजबुल्लाह ने ये सारा शुमाली महाज खोला था इसराइल का, और वहाँ से 60-70 हज़ार बंदा जो है वो इसराइल का वो वस्ती, मैंने बहुत कम जगह है इनकी, तो ये तो सेंट्रल और जो सदर्न इसराइल है वहाँ पर आए होंगे। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उन्होंने नेतन्याहू को यहाँ से पकड़ लिया है। ये मैं इसको प्रॉपर आपको बताऊं, नेतन्याहू को यहाँ से पकड़ लिया है बाइडेन इंतजामिया ने। अच्छा, और उन्होंने कहा है कि बच्चों, एक तो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक नहीं होगा, पहले उन्होंने ये कहा। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि बच्चों, इसराइल को ये कहा कि ईरान की का जो ऑयल और गैस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी अटैक नहीं होगा। तो फिर अटैक कहाँ होगा, ये कल भी हम पूछ रहे थे ना, सोच रहे थे अटैक, तो वो यहाँ से पकड़ लिया बाइडेन ने। और उन्होंने कहा है ये इसराइल जो है ये पहले यूरोपियन कमांड में था अब्राहम अकॉर्ड्स होने से पहले, उसके बाद ही सेंटकॉम में आया है। तो सेंटकॉम भी आया है, और ये सेंटकॉम में भी 3-4 साल, यानी जब ये अब्राहम अकॉर्ड्स हुए तो उसके बाद उसको सेंटकॉम में डाल दिया कि भाई, पहले इसको यूरोप देखता था, और बड़ी अजीब सी बात है यूरोपियन कमांड में था, हालांकि सेंटकॉम शुरू हो जाता है ये पूरा। एनीवे, तो जो माइकल कोरेला हैं उन्होंने 2 दिन का दौरा किया, और ये सेंटकॉम की 12वीं अगर हम स्लाइड दिखा सकें, यूएस सेंटकॉम स्टेटमेंट उनकी है, तो वो स्टेटमेंट 1 साल पूरा होने के बाद, और वो उसमें उन्होंने बात की है, अगर ये 12वीं उनका हम एलामिया देखें तो उन्होंने कहा है कि यार 1 साल मुकम्मल हुआ 7 अक्टूबर का, तो वहाँ पे वो थे सारे। लेकिन जो असल बात है वो उन्होंने ये कहा है कि इसके बाद जो भी कुछ करेंगे आप, जो भी कुछ करेंगे, ठीक है, मिलिट्री टू मिलिट्री, सेंटकॉम और इस्राएली डिफेंस, जो भी कुछ करेंगे इसके बाद वो पहले आप अमेरिका को बताएंगे। क्योंकि, और लॉयड ऑस्टिन के बारे में ये अमेरिकन का कहना है ये कि वो आग बगोल हो गए, फ्यूमिंग, जब उनको पता चला कि जब गैलेंड ने उनको बताया कि ये अभी हमने, जो उनका वज़ीर दिफा है, कि हमने वहाँ पे बॉम्बिंग कर दी है, और बॉम्बिंग के नतीजे में सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हो गई, तो वो इसराइली ऑफिशियल्स और अमेरिकन ऑफिशियल्स जो हैं वो कहते हैं कि जनरल ऑस्टिन लॉयड जो है वो आग बगोला हो गए। और उन्होंने, ये उस वक्त हो रहा था सारा जब ये 21 डे सीज फायर और ये सारा मामला, मैं ये बात एक अरसे से कह रहा हूँ। वो कहते इधर भी आप ट्रिकी सिचुएशन होती है ना, कि नेतन्याहू को बस के नीचे कुचल दिया जाएगा और अमेरिका कुचलेगा, अमेरिका फेंकेगा उठा के। अब नेतन्याहू को यहाँ से पकड़ लिया उन्होंने कहा बच्चों, जो भी कुछ करोगे पहले हमसे डिस्कस करोगे। अच्छा,
उन्होंने पूछा इसराइल के लोगों से कि ये आपने हमसे डिस्कस क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा जी नेतन्याहू ने कहा था कि पहले शहीद कर दो फिर बताना अमेरिका को, पहले ये कर दो फिर बताना उसके बाद। अब जनाब गैलेंट जो हैं उनकी तलबी हो गई है अमेरिका, 24 घंटे के लिए उनको वजीर दिफा को अमेरिका बुला लिया गया है और वहाँ पे उनकी हाज़िरी होगी जैक सुलिवन के सामने और फिर होगी उनकी ये लॉयड ऑस्टिन के सामने, और उनसे ये पूछा जाएगा कि बच्चे इधर बैठो, ये बताओ कि ईरान पे अटैक, ये पहले तो ये बताओ कि ये सारे जो हैं, अच्छा अब वो नाम जाहिर है कि पब्लिकली तो नहीं बात कर सकते ना, लेकिन एक पस मंज़र में ईरान के साथ एक रब्ता है उनका, हर मुल्क का होता है, हर मुल्क का होता है। आप किसी मुल्क को तस्लीम करें ना करें, आपका कोई दुश्मन मुल्क हो कुछ हो, एक ख़ास सतह पे राब्ते हमेशा होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट्स को ज़रूर होते हैं। अब ईरान के साथ एक राब्ता है उनका, अब वो चाहे ओमान में होती है मुलाकात, कहीं होती है एक, या यूरोप के मुल्कों के थ्रू होता है जो भी मामला। ईरान में स्विस एम्बेसी जो है वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करती है, स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी भी और कोई एम्बेसीज होती हैं तो वो उनके थ्रू। अच्छा, तो बात यह है कि हमने इसराइल को मैसेज पहुंचाना होता है, तो हम किसी ऐसे मुल्क से बात करते हैं कि भाई ये मैसेज तरफ पहुंचा दो। हम इसराइल को नहीं मानते लेकिन ये मैसेज वहाँ पहुंचा दो, जो हमारे साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखता हो और इसराइल के साथ भी रखता हो, तो कोई मुल्क दरमियान में कोई ना कोई हमेशा एक राब्ते होते हैं। अब उन्होंने जनाब ईरान से कह दिया कि आप जो भी कुछ होगा, अमेरिका ने खामोशी, पब्लिक ये बयान को छोड़ दें आप, ये तो उस वक्त जो है ना वो अटैक होगा, आगे होगा, पीछे होगा, ये होगा। अब वो कह रहे हैं अच्छा हम अभी सोच रहे हैं कि हम इनकी फ़ौजी तनसीबात पर अटैक करें, ना ऑयल पे करेंगे ना न्यूक्लियर पे करेंगे, बल्कि इंटेलिजेंस बेसिस पे करेंगे। अब गैलेंट साहब ने उनको बुला लिया, सॉरी जैक सुलिवन ने और अमेरिका ने उनको 24 घंटे का एक बहुत मुख्तसर दौरा, उन्होंने कहा 24 घंटे और यहाँ बताओ, पूरा प्लान बताओ। पहले आपको याद है थोड़े दिन पहले ज़ेलेंस्की एक विक्ट्री प्लान लेके गए थे, वो विक्ट्री प्लान में ये था कि मैं नेटो में मुझे लाया जाए और इजाज़त दी जाए सारे वेपन इस्तेमाल करने की, ये करने की। और ये कि भाई आपका ये पैसा सारा कहाँ गया है जो आपको एड दी है, और ये आपके आयरन डोम और डेविड स्लिंग और ये और वो क्या आपने दुनिया भर में जलील करवाया है, ठीक है। और ये जो है ये मतलब आपने क्या किया, ये कैसे, मतलब क्या आपका प्लान क्या है, ये बिल्कुल वही है जो ज़ेलेंस्की नहीं सवाल हुआ था। अब नेतन्याहू से हो रहा है कि अच्छा फिर आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा जी ईरान पे अटैक करूंगा। अच्छा फिर अटैक करोगे, हूती से क्या करोगे, उन पे भी करूंगा। अच्छा दोनों को ख़त्म कर दोगे, दोनों ख़त्म कर दो, फिर क्या करोगे, उन्होंने कहा फिर हिजबुल्लाह को कर दूंगा। अच्छा इराक में क्या, इराक को भी कर दूंगा। इसी दौरान उन्होंने कहा अच्छा हमास का क्या बना, उन्होंने कहा हमास तो ख़त्म, किस्सा गुजर चुका पुराना। अचानक जनाब एक कॉल इंटरसेप्ट होती है, गजा के 1 साल से बर्बरियत, जाहिरियत, 50,000 के करीब लोग वहाँ पे शोधा हैं, मतलब तबाह हो चुका है पूरा गजा। उसके मलबे से एक कॉल इंटरसेप्ट होती है याह्या सिनवर, और याह्या सिनवर कतर में बात कर रहे हैं खलील हानिया के साथ, और खालिद मिशाल के साथ। और ये कॉल जो है ये वेस्टर्न एजेंसीज इंटरसेप्ट करके ये रखती हैं आगे नेतन्याहू की मोसाद और शिनबेत के सामने कि ये 1 साल तक तुमने जो भाड़ झोंकी है और ये 50,000 का जो शहादतें और तबाही और बर्बादी हुई है, तो याह्या सिनवर तो मौजूद है, ये उसकी टेलीफोन कॉल्स हैं। और पिछले दिनों तुमने जो वहाँ पे गोलगप्पे खाए थे कि याह्या सिनवर ख़त्म हो गया उसका राब, वो याह्या सिनवर जो है वो इसलिए क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा था कि ये सीज़ फायर और फिर उसके बाद ये जो हसन नसरुल्लाह लेबनान के, लेकिन ये तो उसका पहले 24-48 घंटों में रब्ता हुआ है। याह्या सिनवर
1 साल के बाद याह्या सिनवर गजा में मौजूद है। ये बात आप जहन में रखें कि खालिद मिशाल और याह्या सिनवर के, अब मैं हमास पे हूँ, हिजबुल्लाह को साइड पे। हिजबुल्लाह ने हमास का नाम क्यों नहीं लिया आज अपनी स्पीच में, ये इसके साथ कनेक्ट करें डॉट। ये बात आप जहन में रखें कि जो अब्बास मूसवी हैं ना, जो शहीद हो गए थे वो 1991 में, जब उनको शहीद कर दिया, वो ज़रा आप समझ लें कि ज़रा मुज़ाकरात और ज़रा एक उनका थोड़ा सा धीमा मिजाज, ये ज़रा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते थे सैयद हसन नसरुल्लाह। अब खालिद मिशाल और याह्या सिनवर के दरमियान में एक शख्सियत आई और जो शहीद हो गई, जो कि इस्माइल हानिया थे। वो इन दोनों सख्तगीर और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड शख्सियत से धीमा मिजाज रखते थे, उनको शहीद कर दिया। खालिद मिशाल से मुलाकातें हुई हैं, तो मेरे इस प्रोग्राम में भी आ चुके हैं। तो वो जो है वो इस्माइल हानिया से भी, इन सब लोगों से जाहिर है कि तो प्रोग्राम्स में आए हैं। अब इशू ये है कि ये खालिद मिशाल जो हैं, वो जब ये मामला ज़रा गए कि जी मुफाहमत कहीं बातचीत आ गई, तो खालिद मिशाल पीछे हटे और इस्माइल हानिया आगे आ गए और गज़ा से वो आगे आ गए और उधर याह्या सिनवर। अब जो याह्या सिनवर की कॉल इंटरसेप्ट हुई है 1 साल के बाद, ये मोसाद की तारीख नहीं, ये शायद दुनिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की तारीख का बदतरीन फेलियर है कि याह्या सिनवर 1 साल के बाद जो है वो मौजूद हैं। और याह्या सिनवर की जो कॉल की इंटरसेप्शन है, ये अमेरिकन ने चूंकि रखी है सामने उनके, तो अब ये जो है ये एक इंतहाई खौफनाक बात है। 17वीं स्लाइड। आफ्टर साइलेंस एंड स्पेकुलेशन, हमास टॉप लीडर याह्या सिनवर री एस्टेब्लिशेस कॉन्टैक्ट विद कतर। ठीक है, तो याह्या सिनवर जो हैं, उनकी ये जो कॉल है ये इंटरसेप्ट हुई है। याह्या सिनवर अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब आप जा रहे हैं लिबनान को फतह करने, और आप गज़ा अलमिया जो गज़ा में हुआ है वो, तो नेतन्याहू को रोक दिया। इससे पहले आप देखें कि जॉर्डन का स्टेटमेंट आया था कि दोनों तरफ से जॉर्डन को हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे, बैटलफील्ड नहीं बनने देंगे। ये सारे जो अरब ममालिक हैं, अरब ममालिक, ये इनकी चूँकि यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है, तो इनकी अपनी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज और अपना जो इनकी जो भी सिक्योरिटी मैकेनिज़्म और सारे जो है ये बड़े बहुत मतलब ये अलर्ट होते हैं अपनी सिक्योरिटी के हवाले से। इतने सालों में यहाँ जो इस पूरे इलाके में जो कुछ हुआ है, बल्कि कई दहाइयों से। अब इशू ये सारा कि याह्या सिनवर का कॉन्टैक्ट है, कहाँ पे कॉन्टैक्ट है? कतर में। अच्छा, इसी दौरान तो एक तो पकड़ लिया वो इन्होंने कि जी अब आप अटैक नहीं करेंगे, अब रोक दिया। इनके ऊपर बारिश हो रही है, इधर से मिसाइल गिर रहे हैं, उधर से गिर रहे हैं, इधर से हैफा। अच्छा, ये जो इलाका है ये ज़हन में रखेंगे और शुमाल में है, ये जो जहाँ पर ये भी हो रही है, ये स्ट्राइक्स कर रहे हैं, 100 त्यारे उड़े, वो करके आ गए। उन्होंने कहा है कि हम वापस आ गए हैं और हम यहाँ से अब दोबारा अटैक शुरू करेंगे, हम भी शुरू करेंगे, तो सीज़ फायर पे चले जाओ और सीज़ फायर फौरी तौर पे बंद कर दो। और वो जो ज़ाहिर है फ्रांस भी दरमियान में सीज़ फायर की बात कर रहा है, बीच में यूरोप सीज़ फायर लेबनान, और लेबनान तो एक मुल्क है ना अरब, अगर आप पूरे खत्ते को आपने एक जंग में धकेलना है तो अलग बात है। तो एक तो ये है कि याह्या सिनवर की वापसी, दूसरे के इसराइल को रोक दिया। अच्छा, और अब ये है कि और ये मैसेज ईरान को भी चला गया है कि अब ये जो है, अगर ये होता है मामला, ईरान की तरफ से मैसेज जो था वो ये था कि अगर हमारा ऑयल नहीं गया तो किसी को ऑयल भी नहीं जाएगा। अब ये एक बड़ा स्ट्रेट मैसेज है कि हमारा ऑयल नहीं जाएगा तो किसी का भी नहीं जाएगा। और आपको पता ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिन लोगों को याद है कुवैत की वॉर, तो जब ऑयल के ये जो कई महीने लग गए थे, आग नहीं बुझ रही थी,
जिनको याद है वो पहली फर्स्ट गल्फ वॉर में जब कुवैत के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हुआ था। तो बात ये है कि चाहे वो एनर्जी, यानी ये जैसे ये प्लांट्स लगे हुए हैं, ये यूक्रेन में होता है ना कि न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक और ये उस पर, तो ये यहाँ से मतलब एनर्जी, ये एनर्जी वाले प्लांट्स हैं, ये कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं तैयार हो रहे होते। लेकिन ये कि जो ऑयल, अगर वो आप वहाँ पर अटैक करते हैं तो कुछ और होता है। यहाँ अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता न्यूक्लियर वेपन बन रहे हैं, वो एनर्जी के लिए जो यूज़ है। और अगर आप जो है वो ऑयल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करते हैं तो उसके नतीजे में तो फिर वो जो अभी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस का फटना और ब्लास्ट होना, और वो तो फिर अजब